ये तो बहुत सुंदर। Okay, my dear friends, last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने दोनों हाथें आंखों पर रख लीजिए, माय डियर मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ज्योति मैम नमस्ते। नमस्ते। आत्मबंधन मैडम। वीडियो मैडम, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है मैम। मैंने तो ऑन किया हुआ है। यस, दिख रहा है मैडम। हॉरिजॉन्टल रखिए ना आपका फोन। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, या एग्जैक्टली मैम। ओके, थैंक। नमस्ते मैम। नमस्ते। आत्मबंधन मैडम। वसैका फाउंडेशन से निर्वाही पत्रीजी ध्यान लहर 41 डेज में आप सभी मास्टर्स को स्वागत है। तो आज हमारे गुरुस्थान प्लेटफॉर्म पे, जूम और यूट्यूब लाइव पे अपना क्लास लेने ज्योति मैम आई है। तो मैडम के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो मैडम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से जुड़ी हुई है। तो बेसिकली उनकी वृत्ति रीत्या मैम टीचर हैं, और कई सालों से वो ध्यान भी कर रही हैं, और अपने जीके स्पिरिचुअल टैबलेट्स कोर्स कर रही हैं मैम। और काउंसलिंग मैडम अच्छे काउंसलिंग भी है, काउंसलर भी है। तो मैडम, आपको मैं सौंप रही हूँ, आप अपना इंट्रोडक्शन आप खुद दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सच लवली इंट्रोडक्शन। बस आपने जितना बोल दिया उतना ही बहुत है। हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं अभी। पहले तो आप सभी लोगों को मेरा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने गुरुस्थान जो स्टार्ट किया है, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। मैडम और आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? आ रही है। क्लियर है ना? हाँ, आ रही है। ठीक है, ठीक है। सविता मैडम का भी मेरे को शुक्रिया करना है। उन्होंने मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया, बुलाया यहाँ पर ये मंच शेयर करने के लिए। अ, पत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने एक विजन स्टार्ट किया था पिरामिड जगत का, शाकाहार जगत का और ध्यान जगत का, जो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। आज का हमारा टॉपिक जो है वो वाक क्षेत्र है। उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें क्या जानना है उस टाइम पे। हमें पता होना चाहिए कि हु एम आई का कॉन्सेप्ट, कि मैं हूँ कौन और मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ। और अब आ ही गया हूँ तो अब मुझे अपना जीवन जीना कैसे है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है मुझे, और आगे की जो जिंदगी है वो किस तरीके से जीनी है, खुशी के साथ, दुख के साथ, परेशानियों तकलीफों को लेके साथ में चलना है, कैसे जाना है। तो उसी के बेसिस पे आज का जो ये मेरा टॉपिक है, उसमें हमें ये पहले जानना है कि
पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम आए ही क्यों हैं। हम लोगों को यहाँ पर जो आए हैं सिर्फ खाना पीना सोना उठना बैठना के लिए तो नहीं आया ना। तो ये जानना फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है। दूसरा ये है कि अगर हम आ गए हैं तो इस जीवन में जीने के लिए अब हमें चाहिए क्या है। खाना पीना जॉब नौकरी ये सब तो ठीक है, करते हैं सब लोग, अब आए हैं पढ़ाई करी है नौकरी भी करेंगे। बट हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, दूसरों के साथ हम किस तरीके से रहते हैं, हमारा हमें ये चीज जाननी बहुत जरूरी होती है। तो आहार और व्यवहार क्या चीज है। आहार मतलब हम क्या अंदर लेते हैं हमारे 5 सेंसेस से। आप जानते हैं, आईज हैं, हम लोग कैसा देखते हैं, कानों से हम कैसा सुनते हैं, ये हमारा आहार होता है। तो हमें ये देखना है कि हम आहार जो ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, बेकार, अनावश्यक, बुरा, खराब, यूजलेस नहीं। हमें आहार कैसा लेना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो सुनना है वो देखना है। व्यवहार हमारा क्या होता है, कौन से 5 सेंसेस से हमारा व्यवहार प्रकट होता है, और वो है हमारा माउथ। मुंह से हम जो शब्द, हमारी जो भाषा है, हमारी जो लैंग्वेज है जो हम बाहर निकालते हैं, वो हम अपना व्यवहार बोलते हैं। और व्यवहार कैसा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, अनावश्यक होना चाहिए नहीं, वो भी स्वच्छ शुद्ध निर्मल होना चाहिए। ये बात अगर आप लोग बचपन से हम लोग सुनते हैं, गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो। पीएसएसएम के जो शास्त्र हैं, ब्यूटीफुल शास्त्र जो पत्री जी ने हमें दिए हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि चौथा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके अंदर 3 व्यवहार के अंदर ही चौथा जो इम्पोर्टेंट शास्त्र आता है वो है मौन। मौन मतलब, मौन मतलब चुप रहना तो है ही है, लेकिन मौन का असली मीनिंग होता है मीठा बोलो, कम बोलो, जितना जरूरत है उतना बोलो, और अगर जरूरत नहीं है तो बोलो ही मत। जितना काम चल जाए बस उतना ही बात करना है। तो ये होता है हमारा व्यवहार। अब हमें जानना है कि आहार और व्यवहार में हमने समझ लिया कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब बोलना हमें पता होना चाहिए कि बोलना जो होता है वो भी एक कला होती है, एक आर्ट होता है। हम किससे बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं और कब बात कर रहे हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये हमारी कला है, बात करने का एक तरीका है। तो अगर हमें ये वाली बात की समझ में आ जाती है कि हमें बात कैसे करनी है, तो ऑटोमेटिकली हमारा व्यवहार सुधर जाएगा। तो उसमें हमें एक चीज और समझनी है, कई बार हम लोग ये चीज देखते हैं, ये किसी से बात करते वक्त कोई बहुत रूडली आपसे बात कर देता है, जो अनावश्यक है ऐसी बात कर देता है, और बाद में बोलता है कि यार मेरा भाव तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, क्या हो गया अगर मैंने मुंह से गलत बोल दिया तो, क्या हो गया मैंने ऊंचा बोल दिया तो। लेकिन वहां उसको ये समझना है कि हमें तुम्हारा भाव नहीं दिखाई दे रहा, भाव बाद में दिखेगा, पहले तुम्हारे शब्द दिखाई दे रहे हैं। उन शब्दों से हम कितने हर्ट हो गए हैं। अगर हम शब्दों से हर्ट हो गए हैं तो हम क्या उसकी आगे की बात सुनना चाहेंगे, नहीं सुनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो कला है, हमें जो बात करना है वो मितभाषी और मीठा बोलना है। दूसरा एक चीज हमने और एक नोटिस करी है कि जैसे बच्चों से पेरेंट्स बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, हर वक्त तो स्वीटली बात नहीं करते, कभी तो गुस्सा आ ही जाता है, और फिर गुस्से में बोल देते हैं कि अरे हम तुम्हारे भविष्य के लिए तो बोल रहे हैं। भविष्य के लिए तो बोल रहे हो, लेकिन जिस तरीके से बोल रहे हो क्या वो तरीका सही है, क्या वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी है, प्रिपेयर्ड है, या आपकी बात मानेगा। मानेगा ही नहीं, कैसे मानेगा जब उसको उसको वो बात ही नहीं अच्छी लग रही है, उसको वो बात सुनने में मजा ही नहीं आ रहा है, और उसको दिमाग में वो बात जा ही नहीं रही है, तो आपकी बात मानेगा कैसे। फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अरे हम तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। भले के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम मीठा बोल रहे हैं, उनको समझाने के तरीके से बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारी बात सुनेंगे ही सुनेंगे। अगर आपको मालूम है, गौतम बुद्ध के जो अष्टांग मार्ग हैं उसमें से एक मार्ग है राइट स्पीच, अच्छा बोलना है। तो हमें क्या कोशिश करनी है, अच्छा बोलने की कोशिश करनी है। स्वभाव हमारा कैसा होना चाहिए, आहार व्यवहार कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। वेदों में शब्द के बारे में क्या बोला है, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैं भूल गई थी बताना। पत्री जी की लिखी हुई बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से एक बुक का नाम है वाकक्षेत्र। तो हम जो आज टॉपिक एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा स्वाध्याय भी हो रहा है,
स्वाध्याय का मतलब है कि हम एक बुक रीड करते हैं और उसके बाद उस बुक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सज्जन सांगत्य तो हो ही रहा है, साथ में स्वाध्याय भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये बुक का टॉपिक जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो आज इतने टाइम में हम सिर्फ एक ही भाग उसका पार्ट कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट भाग सम अदर टाइम कभी और करते हैं। तो दिस इज रियली गुड कि मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ ही कर पाऊँ। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि वो बुक की जो कंटेंट है वो भी आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो अभी तक हमने व्यवहार और आहार को समझा है, बोलना एक कला है ये समझा है। अब हमें ये समझना है कि जो शब्द है, एक्चुअली शब्द क्या होते हैं। शब्द, वेद में जो सबसे पहले हमने पढ़ा है, सबसे पहले क्या आया था, शब्द आया था। उसके बाद ये सब आकाश आया, वायु आई, अग्नि आया, पृथ्वी आया, जल आया, एंड वो एक सीक्वेंस है। लेकिन सबसे पहले जो आया था वो है शब्द। एक शब्द आया था। जब हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान में बैठते थे, तो उनको उनको जो नॉलेज डाउनलोड होती थी और वो जो नॉलेज को प्रकट करते थे वो शब्द ही होते थे। और उसी से पूरे वेद पुराण सबकी रचना हुई है। तो वेद के अनुसार, एक्चुअली वेद के अनुसार क्या बोला जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो मनुष्य है, वो एक पावर हाउस है। पावर हाउस है तो पावर हाउस क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। अब ये वर्ड्स कैसे जनरेट करते हैं, जब हम वर्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो जब वाइब्रेशन क्रिएट होती है और जब ये वाइब्रेशन किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी ह्यूमन को जब टच होती है, तो क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है उस इलेक्ट्रिसिटी का, उस करंट का इफेक्ट उस दूसरी ऑब्जेक्ट को पड़ता है, उस एंटिटी को पड़ता है, चाहे वो एक नॉन लिविंग हो या लिविंग ऑब्जेक्ट हो। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारे वर्ड्स हमारे मुंह से निकल रहे हैं वो वाइब्रेशन का रूप ले रहे हैं। और कहाँ पर वाइब्रेशन का रूप लेते हैं, वो एक सटल वर्ड के अंदर लेते हैं, भौतिक जगत पे नहीं। उनकी जो और हमने एक चीज और भी नोटिस करी है कि जो स्पीकर है, जो बात करने वाला है, उसके जो इमोशंस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसकी स्पीच की पावर से जो उसकी बात सुन रहा है, उसके अंदर कौन कौन से इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। वो हैप्पीनेस भी हो सकता है, सॉरो भी हो सकता है, एंगर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें देखना है कि वो जो वाइब्रेशन हम क्रिएट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें जानना है। एक चीज और समझनी है हमें कि शब्द जो होते हैं वो दोहरी तलवार की तरह होते हैं, जिसके दो वार हो सकते हैं, दो तरह से वार हो सकते हैं। एक जैसा, एक जो छुरी होती है, अगर शब्दों का हम दुरुपयोग करते हैं, उसको अच्छे से यूज नहीं करते हैं, तो वो कैसे काम करेगा, दूसरों के ऊपर कैसा इफेक्ट छोड़ेगा, गलत, बुरा, बेकार। लेकिन अगर दूसरी धार जो दवा का रूप लेती है, जो दवा के रूप में होती है, वो क्या करती है, दूसरों के दुख को भी हर लेती है। यानी कि दूसरों की तकलीफ को भी अपनी भाषा से, अपने शब्दों से हम तकलीफ को भी दूसरे की दूर कर सकते हैं। तो हमें, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमारे जो शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। अब हमें एक चीज समझनी और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा मानव जो जीवन है वो त्रिय क्षेत्रमय होता है। ह्यूमन का जो जीवन है वो त्रिय क्षेत्रमय होता है, तीन क्षेत्रों का बना हुआ, भावना क्षेत्र, चेष्टा क्षेत्र और वाक क्षेत्र। भावना क्षेत्र क्या होता है, जो विचारों से बनता है, जो हमारी इमेजिनेशन से बनता है, वो हमारा भावना क्षेत्र होता है। हमारा दूसरा क्षेत्र है चेष्टा क्षेत्र। चेष्टा क्षेत्र कैसे बनता है, हमारे कर्मों से बनता है। चेष्टा क्षेत्र क्या होता है, हमारे कर्म से, हमारे कार्यों से जो बनता है क्षेत्र, वो चेष्टा क्षेत्र होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है वाक क्षेत्र। वाक क्षेत्र मतलब जो वर्ड्स हम मुंह से निकालते हैं, जो बात हम करते हैं, वो वाक क्षेत्र होता है। भगवत गीता में अगर आप लोगों ने सुना है या पढ़ा है तो उसमें हमेशा बोला गया है
कि हमारे जो कर्म होते हैं वो सिर्फ कर्म कर्ता वाले कर्म नहीं होते हैं, इन तीनों का मिश्रण होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा मतलब मन, वाचा मतलब बोलना, और कर्मणा मीन्स कर्म क्षेत्र। तो हमारा जो मानव जीवन है वो त्रिय क्षेत्रमय है, यानी कि विचार यानी थॉट्स, चेष्टा यानी डीड्स, और वाक यानी कि हमारे वर्ड्स। तो इन तीनों को जोड़कर जो बना है वो बना है हमारा ह्यूमन, वो ह्यूमन का जीवन। अब समझने वाली बात ये है कि भावना क्षेत्र क्या होता है। विचार, विचार तो आप सब लोग जानते ही हैं। विचार क्या होते हैं? जो हम सोचते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं, वो हमारा भावना क्षेत्र में आता है। जैसे कि पंछी हैं, बर्ड्स हैं, क्या करते हैं? वो इधर उधर अपनी इच्छा से कहीं भी आते जाते हैं, कभी भी आ जा सकते हैं, कोई उनको पूछता नहीं है क्यों कब कैसे। ऐसे ही हमारे विचार होते हैं। वो वो फ्री है, वो उनका एक फ्री विल है, कहीं भी आ जा सकते हैं। हम किसी को ये क्वेश्चन नहीं कर सकते तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुमने मेरे जैसा क्यों नहीं सोचा जैसे कि मैं सोच रही हूँ। इसमें कोई सिद्धांत लागू नहीं होता है। भावना क्षेत्र में कोई सिद्धांत लागू नहीं होता है। भावना क्षेत्र तो एक सूक्ष्म जगत की तरह होता है। कोई अपने आप को राजा, कोई महाराजा, कोई प्रिंस प्रिंसेस समझ सकता है, कोई डाकू डकैती कर सकता है या चोर चोरी कर सकता है, बट भावना क्षेत्र है। भावना क्षेत्र में कोई सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई तर्क वितर्क नहीं होता है, कोई सिद्धांत नहीं है। वह ऐसा क्यों सोच रहा है, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसको ऐसा क्यों कर रहा, अरे सोचने के ऊपर हम किसी के कोई रोक टोक नहीं लगा सकते हैं। जीसस के शब्द भी क्या कहते हैं कि, नहीं, कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। जैसी इच्छा है वैसा करो। अर्जुन, तुम्हें करना वही है जो तुम्हारी इच्छा है, तुम मेरे हिसाब से नहीं करोगे, तुम्हें वही करना है जो तुम्हारी इच्छा है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या लिबर्टी दिया कि जैसा तुम सोच रहे हो करो वैसे, तुम्हारी सोच पे कोई रोक टोक नहीं है। अब वो इंसान सामने वाला ऐसा क्यों सोच रहा है, हमको ये वाली बात का कोई जजमेंट नहीं करना है, हमें ये नहीं जानना है कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। जीसस ने क्या बोला है, जज थे नॉट, डू नॉट जज एनीवन, वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन। हमारा जो जीसस है वो कौन सी स्थिति में रहते हैं, सहस्त्रार की स्थिति में रहते हैं। तो जीसस को कौन समझ सकता है जो खुद भी सहस्त्रार की स्थिति में रहता हो। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज टू अंडरस्टैंड है कि हम जीसस ने जो बोली है उनकी बात को कैसे समझेंगे। इसी चीज से कि उन्होंने बोला है डू नॉट जज एनीवन, तुम्हें दूसरों को जज नहीं करना है। वो कैसा सोच रहा है वो उसकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो सूक्ष्म जगत में होता है, इसमें हमारा अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो प्रत्येक मानव जो है वो भावना जगत में सर्व स्वतंत्र है, वो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जाके जाही भावे ताही, जैसी आपकी, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे आपके भाव है। दूसरा क्षेत्र आता है कर्म क्षेत्र। अब ये कर्म क्षेत्र, चेष्टा क्षेत्र, ये क्या होता है? जैसे हमारे द्वारा कोई भी हम काम करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना खेलना, ये सब काम जो होते हैं ये हमारे कर्म क्षेत्र में आते हैं, चेष्टा क्षेत्र में आते हैं। कुछ कार्य जो होते हैं हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं, और वह जैसे कि कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, कार्य ही हुआ था। तो कार्य कैसे हुआ था, काम जो उन्होंने किया था। जैसे भावना क्षेत्र मैंने आपको बोला कि एक एस्ट्रल जगत में होता है, चेष्टा क्षेत्र, कर्म क्षेत्र कहाँ होता है, कुरुक्षेत्र। तो हमको ये समझना है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो किसके बेस पे कर रहे हैं। हर एक इंसान एक तरीके से काम तो नहीं करता ना, कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है। हमें तो जज नहीं करना उसको कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, बट अगर उसको खुद को पता है मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं किसी का मर्डर कर रहा हूँ, मैं
गलत काम कर रहा हूँ, उसको मालूम है। तो जितने भी ये काम हो रहे हैं, ये जो चेष्टा हो रही है, ये जो कर्म क्षेत्र में अपना वो बना रहा है, वो किस बेसिस पे बना रहा है? वो अपने जन्म की परंपरा के आधार पर ये बनाता है। जन्म जन्म के परंपरा का जो आधार है, वो किस पे बेस है? आपके गुणों के ऊपर बेस्ड है। कौन से गुण होते हैं हमारे अंदर? 3 गुण होते हैं। आप सब लोग जानते हैं 3 गुण होते हैं हमारे अंदर। कौन कौन से 3 गुण होते हैं? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये तीनों गुण हमारे अंदर किस तरीके से आते हैं? हमारे जन्म के बेस पे आते हैं। जन्म कैसा होता है? एक आत्मा का जन्म कैसा होता है? कई जन्मों के बाद, कई जन्मों तक अगर आप लोगों को इसके बारे में आइडिया है, सोल के बारे में, तो सोल्स जो होते हैं, कुछ जन्म तक वो बेबी सोल्स होते हैं। थोड़े टाइम के बाद यंग सोल्स हो जाते हैं, एडल्ट सोल्स होते हैं, और उसके बाद जो होते हैं वो ओल्ड सोल्स हो जाते हैं। तो अब जो सोल्स कौन सी वाली एज में है, उसके गुण उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और उसके कार्य उसके गुण के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये एक बहुत ही साइंटिफिक बात है जो पत्री जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से समझाई है इस बुक में। अगर आप लोगों को मौका मिलेगा तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बस इतना सा ही बता सकती हूँ कि जो हमारे जन्म होते हैं, हमारा कौन सा वाला जन्म है, हम कौन सी वाली एज में है, उस सोल की कौन सी एज है, उसके ऊपर उसके गुण डिपेंड करते हैं, और उन गुणों के ऊपर उसके कर्म डिपेंड करते हैं। मानव के जो कार्य हैं, आचरण जो भी है, उसका कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, सब उसके अंतर गुणों के ऊपर ही निर्भर करता है। योर डीड्स आर नेचुरल शैडो ऑफ योर गुण। गुणा मैंने आपको बताया कौन कौन से 3 गुणा है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। कार्य क्षेत्र, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि भावना क्षेत्र जो होता है वो सर्व स्वतंत्र होता है, मतलब फ्री, फ्री विल। बट कार्य क्षेत्र कैसा होता है? वो परतंत्र होता है। अब अगर आपको याद हो, कंस जो थे वो श्री कृष्ण के हाथ से मारे गए, स्वर्ग में चले गए। तो क्या उनको कभी हम ये बोल सकते हैं कि उनकी कोई गलती थी इसीलिए तुम मरे? अरे, मरे तो मरे, बट गए तो का स्वर्ग में। हाँ, तो हमें अभी यहाँ पे क्या करना है? जज नहीं करना है कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया। अरे वो तो इतना सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे श्री कृष्ण भगवान के लिए, ऐसा तो नहीं सोचना ना। तो हमें जज नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि कुछ भी सही या गलत नहीं होता। मनुष्य अगर अपने हिसाब से कोई चीज सोचता है तो उसको लगता है कि अरे ये तो सही है या ये तो गलत है, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप एक आत्मा के स्वरूप में सोचते हैं तो आत्मा की नजर में कुछ भी गलत या कुछ भी सही नहीं होता है। हमको ये नहीं बताना कि ये गलत है या ये सही है। अगेन जीसस सर, जीसस की बात क्या है? जज नॉट, जज थाई नॉट, जज मी नॉट, यू कैन नॉट जज एनीवन। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे ये भी जीसस ने ही एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बार एक प्रोस्टिट्यूट थे और उनको सब लोग बाजार में खड़े होके पत्थर मार रहे थे। जीसस ने बोला, पत्थर मारना है तो मारो, लेकिन मारेगा वही जिसने कभी जीवन में कोई गलती नहीं करी होगी। सबने अपने पत्थर नीचे उठा के रख दिए, क्योंकि सबने अपने जीवन में कभी ना कोई गलती तो करी ही होगी ना। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जिसने कभी कोई गलती करी ही नहीं। लेकिन हम कौन है ये उसको दोष देने के लिए कि तुमने गलती करी? कोई भी नहीं। हम वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन, और हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा तमोगुण तुम नहीं हो, तुम्हारा रजोगुण तुम नहीं हो, तुम्हारा सतोगुण तुम नहीं हो। तुम गुण रहित हो, गुण तुम्हारा यथार्थ है और तुम्हारी प्रकृति है। बाय दिस वी एंड अप द सेकंड क्षेत्र। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ। ओके। नहीं मैम, अच्छा पढ़ रहा।
मैं एक चीज रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अपने सभी व्यूअर्स को कि आप लोग अपनी विंडो ओपन कर सकते हैं, मेरे को एक बार सबके फेसेस भी देखने को मिलेगा तो मुझे बताने में भी ज्यादा मजा आएगा। इफ यू ऑल डोंट माइंड। थैंक यू अनिता जी, थैंक यू पद्मावती चला जी, चला चला थैंक यू प्रीतम जी, थैंक यू कीर्ति जी, थैंक बस यू। हाँ एक्चुअली मुझे अब थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा बताने में भी। तो अभी बस भावना क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र को समझा है। अब हमारा तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है वाक क्षेत्र। क्योंकि अब हम हर चीज का बहुत साइंटिफिक तरीके से एक एक चीज को समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे हमने समझा कि भावना क्षेत्र जो होता है वो सर्व स्वतंत्र है, सूक्ष्म जगत में है। चेष्टा क्षेत्र जो होता है वो परतंत्र है। अब हमें वाक क्षेत्र को समझना है। वाक क्षेत्र में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी अब हम गलती की बात कर रहे हैं, भूल की बात कर रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध की बात कर रहे हैं, या फिर समर्थता असमर्थता, स्थिरता अस्थिरता, स्पष्टता अस्पष्टता, चित अनुचित, शास्त्रीय अशास्त्रीयता, ये सब इस वाक क्षेत्र में ही आते हैं। तो अब हमको समझना है कि हमारा वाक क्षेत्र कितना इंपॉर्टेंट है। जो जिंदगी अगर आप अपनी लाइफ में सुधार लाना चाहते हो तो यही एक पॉसिबिलिटी है जहां पे हम अपना सुधार कर सकते हैं। और वो क्या है? वाक क्षेत्र। अगर आपने अपने वाक क्षेत्र में सुधार कर लिया है तो फिर आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ही सुधर जाएगी। भगवत गीता के प्रारंभ में जो अर्जुन ने पूरा विषाद डिस्क्राइब किया, कैसे किया? अपने वाक क्षेत्र से ही तो व्यक्त किया ना, एक्सप्रेस किया। कृष्ण भगवान ने जितना भी गीतामृत दिया, कैसे दिया? वाक क्षेत्र से। तो वाक, हमारे वाक क्षेत्र मतलब बोलने वाला जो ये एरिया है, यहीं से तो एक्चुअली सब कुछ निकल करके आ रहा है ना। और एक देखिए, भज गोविंदन नामक ग्रंथ में शंकराचार्य जी ने भी यही कहा है, कस्त्वम कोहम कुत आयात कमो जानई को में ताता। तुम्हारी माता कौन, तुम्हारे पिता कौन, यह सब सपना है, ये सब कुछ सच नहीं है। तो हमारा वाक क्षेत्र को समझने के लिए ये सब चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने एक बात और कही, यथेच्छसि तथा करो। हमने ये वाली बात भावना क्षेत्र में भी पढ़ी थी। भावना क्षेत्र में हमने ये समझा था कि जो तुम्हारे मन में है तुम करो। मन में है, जो मन में है, जो तुम्हारे विचार में है, वो तुम करो। कार्य क्षेत्र, भावना क्षेत्र, दोनों चीजें इसमें आई हैं। तो उन्होंने ये जो अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस किया, वो किससे किया? वर्ड्स में। तो आपको भी अपने फीलिंग्स हैं, वर्ड्स बेसिकली हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे यूज कर रहे हैं? अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कर रहे हैं। और क्या क्या चीजों के लिए यूज करते हैं? कॉन्वर्सेशन करने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ पूछने के लिए। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिन दिन भर में हम लोग कितनी बार मुंह खोलते हैं? खाने के लिए तो 2 3 बार 4 बार खोलते हैं, बट पूरे टाइम हम लोग किसके लिए खोलते हैं? बोलने के लिए, बताने के लिए। तो वाक क्षेत्र, अब आपको ये समझना चाहिए कि हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ये वाक क्षेत्र। अम, मानव का जो विकास है वो दो पक्षों में होता है। एक तो आंतरिक, अंदर, अंदर का जो हमारा व्यवहार है, और एक हमारा जो बाहर का व्यवहार है। अंदर का व्यवहार और बाहर के व्यवहार में, दोनों में बहुत ज्यादा सामंजस्य होना चाहिए। थोड़ा यही चीज इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन जो है वो शांति, शांति मिले हमारे मन को, तो उसका जो पूरा का पूरा वो है आंतरिक विकास पर नहीं, बल्कि किस पर निर्भर करता है? वो बाहर की क्रियाओं पर भी या प्रतिक्रियाओं पर भी डिपेंड करता है कि कैसे हमारे बोलने के बाद हमारी क्या क्रिया है और क्या उसकी प्रतिक्रिया है। इस पे भी डिपेंड करता है वो दूसरों से कैसे बोलता है, कौन से गुणों को उसने धारण करके रखा हुआ है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वाणी जो है वो मधुर है कि नहीं है। अभी मानव मन, हाँ, एक ब्यूटीफुल बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा मन होता है ना, वो एक मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है, एक खेती की तरह होता है। ठीक है? जिसमें हमारे जो विचार हैं या जो सिद्धांत हैं, धारणाएं हैं, उन रूपी बीज हम बोते हैं।
विचार रूपी बीज बोते हैं किस पे? उपजाऊ मिट्टी पर, यानी कि मन के ऊपर। समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा जो मन होता है वो एक मिट्टी की तरह होता है, और जो हम उस मिट्टी में सीड बो रहे हैं ना, जो बीज बो रहे हैं, वो क्या है? हमारे विचार। अब इसमें से जो पौधा निकलेगा वो है हमारे शब्द। तो एक बात मुझे बताइए कि अगर आपने करेले का बीज लगाया है तो क्या मीठे मीठे आम आएंगे उस पेड़ में? नहीं आएंगे। कड़वे करेले का बीज लगाया है तो कड़वा करेला ही तो आएगा ना, और मीठे आम का बीज लगाया है तो मीठा आम ही आएगा। तो आपने कैसा विचार बोया है वैसा ही तो पौधा, वैसा ही तो शब्द निकल कर बाहर आएगा, है कि नहीं? हिटलर का एग्जाम्पल आप सब लोग जानते हैं। हम्म? उन्होंने पूरे जीवन में क्या किया? सिर्फ भय का ही बीज बोया है। सिर्फ भय का, एंगर का, क्रोध का, ये वाले तो बीज बोए हैं ना। अब उससे क्या हुआ है बताइए? पूरा का पूरा जन समुदाय एक्साइटेड होकर एग्रेशन में आकर क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, है ना? क्या बीज बोया और क्या शब्द निकले और क्या उसका प्रलय मच गए। एक और एग्जाम्पल पत्री जी ने ही दिया है अपनी बुक में, बहुत ही ब्यूटीफुल है। द्रौपदी ने 4 ही शब्द बोले थे, अंधे का पुत्र अंधा, और इन 4 शब्दों ने पूरी की पूरी महाभारत का रूप ले लिया था ना। तो हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमारे शब्द कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। शब्द में जादू भी होता है और काला जादू भी होता है। काला जादू मतलब किसी का नुकसान करना, और जादू मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट देना। तो हमें बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना है कि हम दूसरों से किस तरह की बातें कर रहे हैं। कभी कभी पेरेंट्स होते हैं या भाई बहन होते हैं या फ्रेंड्स भी होते हैं, कभी कभी बचपन में या कोई किसी भी एज में यूजुअली अगर कुछ ऐसा बोल दिया, अरे तुम्हें तो पढ़ना ठीक से आता ही नहीं है, अरे तुम्हारी लिखावट कितनी खराब है, अरे तुमको स्विमिंग तो आता ही नहीं है, बैडमिंटन तो तुम बिल्कुल अच्छे से खेलते ही नहीं हो, कोई भी इस तरीके का वो ऐसा बात बोल दिया, तो क्या होगा बताइए? वो हमेशा के लिए हर्ट हो जाएगा, और उसको उसको ये बिलीफ सिस्टम बन जाएगा कि हाँ, मुझे तो करना आता ही नहीं है, मैं तो अपनी लाइफ में कभी कुछ कर सकता ही नहीं हूँ। वो छोटे से बच्चे के मन में जो बीज बो दिया गया उसने क्या रूप ले लिया अभी, कि हाँ मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। पूरी लाइफ के लिए उसका बिलीफ सिस्टम ही ऐसा बन गया। कभी कभी हम अननोइंगली कंपेयर कर देते हैं बच्चों को, अरे उसके बच्चे देखें कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कितने अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तुम भी तो उसी एनवायरनमेंट में हो, उसी स्कूल में हो, तुम्हें इतनी सारी हम लोग फैसिलिटीज दे रहे हैं, हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हम तुम्हें इतना कुछ दे रहे हैं फिर भी उसके नंबर देखो और तुम्हारे नंबर देखो। कंपैरिजन करते रहते हैं। कंपैरिजन करने से होता क्या है? वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाए। लड़कों को बोल दिया कि तुम रो नहीं, रोना नहीं है, क्योंकि लड़के तो कभी रोते ही नहीं है, लड़कियां पेड़ पे नहीं चढ़ती हैं। अब ऐसे वर्ड सुनकर क्या होगा बताइए? क्या वो बच्चा कभी अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएगा? जिस बॉय को आपने कभी ये बोल दिया कि अरे लड़के तो रोते नहीं है, तू क्यों रो रहा है, कभी भी वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा, इस डर में कि यार लड़के तो रोते ही नहीं। लड़कियों को अगर आपने बचपन में ही कुछ मना कर दिया तो कभी भी शारीरिक मेहनत करने से हमेशा डरते रहेंगे। माता पिता क्या करते हैं? अपने संस्कार, अपने विश्वास, आस्था जो होती है वो बच्चों के ऊपर जबरदस्ती डालते रहते हैं, और उनकी जो अनेक भावनाएं शब्दों के रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं। बच्चे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं इससे, और अपने मन में ही एक ऐसा विचारधारा बना लेते हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, मेरा जीवन ही ऐसा। शब्दों का कितना बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है किसी की भी लाइफ में, आप ये सब जानते ही हैं। देखिए, हम लोग आए दिन डेली बेसिस पे बहुत सारे नॉलेज वाले ये जो कंटेंट हैं पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। कभी व्हाट्सएप में कुछ आ जाता है, या कभी यूट्यूब पे, या कहीं इंस्टाग्राम पे, या कहीं भी रील सुन लिया, अच्छे अच्छे बातें सुनते। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उनमें से फॉलो कितना करते हैं। हर दिन हम एक नया बात सुनते हैं लेकिन हम फॉलो कितना करते हैं। आज हमने वाक क्षेत्र के बारे में सुना, ये सब
बहुत ही सबको मालूम है कि अच्छा बोलना है, भला खराब नहीं बोलना है। पत्री जी ने कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इसी चीज को साइंटिफिकली हर तीनों चीजों के अंदर, हमारा मानव जीवन जो है वो त्रय क्षेत्रमय है, 3 क्षेत्र में है। उन तीनों का कैसे कैसे डिस्क्रिप्शन अलग से साइंटिफिकली आपको एक रीजन के साथ में समझाया, और ये बताया कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा क्या होता है, वाक क्षेत्र। और यही एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें एक सुधरने के लिए मौका देता है, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, उसको लाइफ को अच्छा या बुरा बनाने के लिए जो हमें एबिलिटी देता है, वो ये वाला ही क्षेत्र होता है। कितनी ब्यूटीफुल बात है। अब उससे ज्यादा ब्यूटीफुल बात ये तब होगी जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऊपर। आपको ये जानना है कि अपनी जो वाक में शुद्धि कैसे लानी है, अपनी भाषा का सही प्रयोग कैसे करना है। जीवन में आने वाले परिवर्तन को आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे जैसे ही आपने इस क्षेत्र में सुधार लेकर आया, और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ जाते हैं। पहला तो परिवर्तन आपके खुद के व्यवहार में ही लाना है, और बाद में अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए पहले अपना खुद का व्यवहार टुवर्ड्स योरसेल्फ सुधारना है, और बाद में दूसरों के साथ किस तरीके का आप व्यवहार करते हैं इसमें सुधार लाना है। देखो, हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करना ये भी तो एक गलत थॉट है, गलत वर्ड्स हम अपने लिए यूज करते हैं। मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, अरे मेरा तो ये देखो कितना, बाल इतने ऐसे हैं, मैं तो अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाई हूँ। मतलब कितना क्रिटिसाइज करते हैं हम अपने आप को। अगर हम अपने आप को ही प्यार नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों के किस तरीके से प्यार करेंगे या उनको कैसे समझेंगे। पहले अपना व्यवहार अपने प्रति चेंज करेंगे। वाक शुद्धि क्या होता है, अपना व्यवहार अपने वर्ड्स अपने लिए अच्छे से यूज करेंगे, उसके बाद हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना है उसमें चेंजेस लाएंगे। और जब ये ड्यूअल चेंज एक साथ आएगा ना, आप इमेजिन ही नहीं करोगे कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ जाता है। तो आई थिंक आज हम यहाँ पर एंड करते हैं, ये एक पार्ट अभी कंप्लीट हो गया है, एंड दिस इज जस्ट द वन पार्ट ऑफ दैट होल बुक। सो देयर इज अनदर पार्ट also there that we will give, we try to complete it some other time. So मैं ओके request करूंगी। मैम। सो स्वीट ऑफ यू मैम, कितनी अच्छी तरह से समझाया आपने। मीन्स वो जो एग्जाम्पल, अगर करेला अपन बीजेंगे तो कड़वा ही आएगा, अगर So, मैंगो अपन स्वीट बोल बीज डालेंगे तो स्वीट आएगा। मीन्स exactly, मैं भी मेरे भी दो बच्चे हैं, कभी कभी उनको समझाने की जो वो भावना है ना, तो वो कभी कभी उनको सीरियस हो जाती है, गुस्सा आ जाता है। तो बाद में जाके बेटा ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो ये नहीं, जो बोलने से पहले ही उनको हम जो बोलना चाह रहे हो धीरे से बैठा के बोलना है। तो लड़का बच्चे जो हम उन्हें कैसे रहना चाहते हैं वो वैसे ही तैयार होंगे। मुझे अब exactly, बहुत अच्छा लगा मैम, ये मैंने आज सीखा है मैंने इस वाक क्षेत्र से। मीन्स हर very एक beautiful. मास्टर से चाहे नॉलेज ज्ञान हमें होता है, फिर भी हाँ, एक एक मास्टर जो समझाते हैं ना, तरीका तरीका अलग अलग होता है। exactly, very true. जी मैम, तो आज मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुली मुझे समझ आया है। तो मैं आज से अपने बच्चों के ऊपर मैं नहीं बिठा के समझाने की कोशिश करूंगी मैं, मैं कोशिश मेरी आपसे एक बात जरूर पूछूं, होगी। मैं आपसे एक बात पूछूं, जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना है मैम। अच्छा, मीना जी। अपना अपना मुझे ये बहुत अच्छा गुलिस्तान लगा। मेडिटेशन सेंटर SR नगर में अपना यहाँ पे है मैम, हम लोग यहाँ पे चलाते हैं। और very ये जूम सेशन मैं और सविता मैम आपको इनवाइट किया है ना, हम दोनों मिलकर ये जूम चला रहे हैं। हाँ, मैं आपसे, आपने जो अभी अपने बच्चों से रिलेटेड बात बोली है उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा, क्या जरूर मैम। क्योंकि हमारे और जो व्यूअर्स हैं उस उनको भी इस चीज में एक लाइट मिलेगी इस क्वेश्चन के यस। आंसर में। तो आप मुझे बताइए कि जब अगर आपका बेटा या बेटी जो भी है, आपका बच्चा किचन में जाता है और कुछ खुद खाने की चीज प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, और बाई चांस मिल्क गिर गया, ग्लास टूट गया, क्या रिएक्शन होगा आपका? मैं देखना था ना उगला
वो गिर जाएगा, पहले मालूम है ना क्यों ऐसे करे आप, अब हम्म। मुझे यहाँ पे क्लीन करना होगा। मीन्स इमोशनल। और नेचुरल, सब लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। अब समझते मुझे, क्यों नहीं? हाँ, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप किचन में गए, आपका बैलेंस बिगड़ गया, आपको मालूम है कि कांच का ग्लास है, इस तरीके से करूंगी तो गिर सकता है, और आपसे ही ग्लास टूट गया और मिल्क भी गिर गया, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? अरे यार, अभी तोड़ना था यार, तोड़। हाँ, ऐसे कैसे रपट गए? एक्सपीरियंस होगा जब बच्चे से टूटेगा, तो हमारा एक्सप्रेशन, गुस्सा, इतना ज्यादा नुकसान हो गया जैसे पता नहीं दुनिया ही खत्म हो गई है, तो आज हमारी एग्जैक्टली। लास्ट है। ऐसा नहीं है। आपको ये समझना है कि उसको भी मालूम है, उससे भी गलती हो गई, जैसे मुझसे भी हो सकती है, तो उससे भी तो हो ही सकती है ना, वो तो फिर बच्चा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इतना बच्चे को डरा देते हैं, इतनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार, अगली बार वो जब कांच का ग्लास लेने जाएगा या मिल्क निकालने लगेगा तो वो बेचारा डरता रहेगा, नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये डर उनकी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर वक्त वो जब मिल्क निकालेगा और ग्लास निकालेगा तभी वो डर एक डर बन गया, वो किसी भी फॉर्म में कभी भी निकल के आएगा। तो उसके कहीं ना कहीं सेट हो गया, उसके माइंड में चला गया है, अब वो कभी भी किसी भी फॉर्म में निकल सकता है। तो हम कौन है जो अपने बच्चे को डरा रहे हैं? हम ही तो डरा रहे हैं ना। तो कभी भी यही सोचिए कि जब अगर मुझसे गिरेगा तो मैं कैसे रिएक्ट करती, कोई बात नहीं, चलो बेटा अगली बार ध्यान से करना, खत्म। या मैम, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे सजेशन दिया है। जरूर मैं आगे चल के इसे इम्प्लीमेंट करूंगी मैं। जरूर कीजिए। या थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। माय ठीक। डियर पार्टिसिपेंट्स, अनीता जी, किरीटी जी, प्रीतम सर, अगर आप पद्मावती मैम, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्ते मीरा मैडम। नमस्ते मैम, प्रणाम। नमस्ते। और प्रणाम हम्म। ज्योति मैडम। आत्म प्रणाम आपको आप भी। आत्मा सबसे मंदिर। पहले हमारा सदगुरु ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पति जी को आत्म प्रणाम। हमारे हम्म। जूम में दिव्यात्म स्वरूपों को भी, पूरा लोगों को आत्म प्रणाम। मैडम, आप जो बताए ना अभी अपने बच्चों के बारे में, आप कैसे रिएक्ट होते हैं बोल के, मेरा बच्चा क्या बोलते हैं ना, अगर कोई आप अगर दूध गिरा तो, पानी गिरा तो, वो लोग क्या बोलते हैं, ओ डोंट वरी बी हैप्पी, मैं हूं ना, बी सीटेड, आई एम क्लीन करूंगी। वेरी गुड। ऐसा बोलते हैं मैडम। वेरी गुड। वेरी नाइस। पहले, इसके पहले मैं डांटना वो सब किया मैडम, मैं भी थोड़ा